साहब अभी एक मिनट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, इसकी बात मुझे सुन के आश्चर्य हो रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, किस लिए हम ये नौटंकी कर रहे हैं? इसी शहर में 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 1 से 6 साल की उम्र के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया ही नहीं, वो भगवान के भरोसे हैं। ये 25% बच्चे हैं जिनके लिए इतनी आपाधापी हो रही है, और बच्चे तो सब बराबर होते हैं जी। इस समय जिस संस्था के साथ मैं काम करती हूँ, प्रथम के साथ, हम 600 बालवाड़ियां चलाते हैं इस शहर में। हर स्लम में हमारी बालवाड़ी है, और आंगनवाड़ी जो सरकार चलाती है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ कौन से ऐसे बच्चे हैं? फिर इसमें बहुत साफ बात है कि आपने सोचा नहीं कि इस शहर के लोग कहाँ अपना बच्चा भेजना चाहते हैं। वो पैसा देने को तैयार है, 4000 का फॉर्म लेने को तैयार है। जिस पर्चे की कीमत 10 रुपए, उसके लिए 4000 रुपए देने को तैयार है। तो सरकार को क्या करना होगा? ये नहीं है कि शाहजहां से 25 किलोमीटर जाएगा वो टीपीएस में पढ़ने आरपुरम, नहीं, स्कूल उसके पास आए। और 10 तरह के स्कूल है दिल्ली में, मैं आपको बता रही हूँ अपने तजुर्बे से, 10 तरह के। अगर मॉडल से नीचे जाएंगे, और जो इनके प्राइवेट स्कूलों की मैं बात करूँ, नीचे जाएंगे, जो गली में खुला है, मोहल्ले में खुला है, कुछ भी लिख देते हैं मान्यता प्राप्त, 10 तरह के स्कूल है। माँ बाप तो बड़े असमंजस में, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, पॉकेट के हिसाब से जाते हैं, तो उपलब्ध नहीं है। तो सरकार 10 को 5 में बदले, 5 में सिकोड़े उनको, ऊपर वालों को फीस घटाने को कहे, कैसे ये वो जाने, नीचे वालों का स्तर बढ़ाए, तब जाकर ये समस्या सुलझेगी, ज्योग्राफी से सुलझेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आपको मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी वक्त है छोड़कर ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे, खास तौर से वो आज यहाँ पर इस मुद्दे पे बच नहीं सकते। वक्त है लौटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। और फिर स्वागत है, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और आज बात नर्सरी एडमिशन को लेकर, उसकी उलझन को लेकर, उसकी परेशानी को लेकर। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बात यह हो रही थी कि पॉइंट सिस्टम में एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, बात इस तरह से क्यों नहीं शुरू की जा सकती। जी, आपके पास में आता जी। जैन साहब जी, एक बात से मैं सहमत हूं कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो प्राइवेट स्कूल का बिजनेस है वो इट हैज टू बी रेगुलेटेड। 750 का फॉर्म, 1000 का फॉर्म, कुछ स्कूलों का बिल्डिंग फंड लेना, एडमिशन के नाम पे टोटल ब्लैकमेल करना। एंड आई थिंक सेकंड बेसिक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट या आपका जो भी संस्थान है और जो सीबीएसई है वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को 20 किलोमीटर दूर पसंद से भेजना नहीं चाहेगा, लेकिन आपने जैसा कहा 60% क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों की कमी है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। पंकज। पंकज ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल। और हम यकीन मत करिएगा, आज मैं काले धन से बात नहीं कर रहा हूं, आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, हम आज बात कर रहे हैं नर्सरी एडमिशन पर, और ये शब्द बार बार आ रहा है, ब्लैकमेल। माफ करिएगा, बैठिए पंकज जी, मैं आपसे बात करता हूं जी। सर, जैन साहब ने अभी कहा कि मेरा स्कूल घाटे में जा रहा है। इन्होंने कहा 25% जो लोग हमारे सिर आके लग रहे, 75% लोग उनके फीस क्यों भरे? 25% को भी इनको देने में परेशानी हो रही, ना ये दे रहे हैं, तब भी इनको कह रहे हैं कि मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है। अगर इनको बिजनेस करना था तो शिक्षा को लेकर ना मतलब स्कूल बनाते, ये किसी और भी बहुत सारे विकल्प है, उसमें बिजनेस कर सकते थे। शिक्षा को लेकर हम बिजनेस नहीं करने देंगे, और ना हम ये कह रहे हैं स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, और हम ऐसे नहीं, ये कह रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर देंगे। हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे, आपकी जगह किसी और को भी बिठा सकते, वो भी स्कूल जनता देखिए क्या है, पहली तो बात यह है कि हमें अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। हम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमको लड़ने नहीं आए कि बिजनेस व्हाट इज बिजनेस। आप उस बिजनेस में क्यों अपने बच्चे भेज रहे हो? आपके पास में बच्चे लेने नहीं आए, आप क्यों भेज रहे हो उस बिजनेस में? तो हमारा आप क्यों उस बिजनेस में अपने बच्चे भेजना चाहते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों जाते हैं? क्यों बिजनेस व्हाट इज बिजनेस? व्हाट आर यू सेइंग? डोंट से बिजनेस, डोंट से बिजनेस, डोंट से बिजनेस। जैन साहब, आपका ये कहना आपका ये कहना मैं आप इस नॉर्मल काल को बदनाम कर रहे हैं बिजनेस करके। जैन साहब, आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन आपका ये कहना ये साबित करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको किसी की परवाह नहीं है। आपका ये कहना, मैं आपसे बच्चे मांगने नहीं आया। जब आपने स्कूल शुरू किया था जैन साहब, बच्चों के लिए ही शुरू किया, बड़ों के लिए नहीं। सुनिए, आप सुनिए, मेरी एक बात सुनिएगा।
पहली तो बात मैं ये बता दूं कि जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे इस नोबल कॉज को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये है कि हमने स्कूल क्यों बनाया, मैंने इस देश में 60 साल देखा कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ करके क्लर्क ही बनते रहे। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी बिल्डिंगों में स्कूल बनाए। सरकार ने मुझे कोई लैंड नहीं दी, सरकार ने A4 साइज का मुझे एक पेपर दिया जिसमें मैं अपने स्कूल में 300 बच्चे पढ़ाता हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने बिजली मेरे से कमर्शियल, पानी मेरे से कमर्शियल। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि अभी पिछले दिनों हमने ये कहा कि दिल्ली में स्कूलों की कमी है, आप हमें 1 मंजिल और बनाने की परमिशन दे दें जो DDA लैंड है। सरकार ने परमिशन क्या दी कि अगर आप साउथ दिल्ली में 1 फ्लोर और बनाते तो पहले आप नगर निगम को 29,500 रुपए पर मीटर के हिसाब से जमा कराएं, पूर्वी दिल्ली में 13,500 रुपए मीटर के हिसाब से जमा कराएं। मैं आप सबसे पूछता हूं कि ये पैसा कहां से आएगा? क्यों सरकार हमसे पैसा लेती है? फीस के हिसाब से हमसे हाउस टैक्स क्यों लेती है? के बाद 600 रुपए तक फीस है तो 10% हाउस टैक्स, 1200 तक है तो 20% हाउस टैक्स और 1200 से ऊपर है तो 30% हाउस टैक्स। मैं स्कूल में 500 रुपए फीस लेता हूं, 700 रुपए फीस लेता हूं, सरकार मुझसे क्यों जबरदस्ती कहती है कि मैं सरकारी स्कूल के बराबर सैलरी दूं? क्यों कहती है मुझसे? जब मैं नहीं दे सकता मुझे जबरन चोर बनाया जाता है कि मैं उतनी सैलरी पे साइन कराऊं। कभी आपके पॉइंट नहीं, आपके पॉइंट लॉजिकली आपके पॉइंट हैं, आपके पॉइंट को कोई नकार नहीं रहा, लेकिन सवाल इस बात का है जी। अब तक मैं बात कर जी, प्रत्येक बच्चे का हक है विद्यालय में आने का जी। और अच्छी पढ़ाई का। ये अगर सरकार नहीं कर रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन है। अब इस बात पे प्याज से इसकी तुलना की जा सकती है। आप कहेंगे प्याज कम हो गई, महंगी हो गई, ये स्कूल कम है इसलिए इस तरह हो रहा है। मेरा इसमें ये मानना है कि किसी भी कीमत पर एरिया वाइज ज्योग्राफिकल, जिसे मैपिंग कहते हैं, वो करके विद्यालय अच्छे, चाहे प्राइवेट लोगों को ही, क्यों इसमें झिझकती है सरकार? कहे कि खोले, इतने हो जाने चाहिए कि आपस में कंपटीशन करें और बुलाने जाए घर से कि आओ भाई। राइट टू जी, ये एडमिशन की उलझन हो मैडम, या कानून की उलझन हो, या महंगाई की उलझन, सर्वप्रथम यह सोच जो आ गया, पूंजीवादी सोच। इंडिया और भारत, 1 मिनट मैडम, इंडिया और भारत 2 विभाग में विभाजित है। 3% की आबादी जो इंडिया में बसी हुई है, उस सोच के कारण यह सब उलझन है। उस सोच को परिवर्तन लाना होगा, उस सोच में, तत्पश्चात इसका ही समस्या हो सकता है। बकवास करने से कोई फायदा नहीं होगा स्टूडियो में। जी, सवाल इस बात का है कि जिस बात में प्रोफेसर ने बात उठाई थी कि सामाजिक असमानता जो है उसके लेवल को एजुकेशन के माध्यम से बढ़ने का एक दायित्व था, लेकिन हम वहां कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। सवाल है कि आज हम यहाँ पे पूरी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जिस पॉइंट में फिर वापस लौटते हैं एडमिशन की बात तक, कि यहाँ पर एक सेंट्रल पॉलिसी क्यों नहीं बन सकती? जहां तक नेबरहुड पॉलिसी की बात है, जहां पे पॉइंट सिस्टम की बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट से ही दूर जा रहे हैं। जी, अब तो स्पेशली लौट के आए वापस। हाँ जी, एडमिशन की उलझन, पेरेंट्स की जो इसमें प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करना है। सरकार ने इस बार 25% जो रिजर्वेशन की है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए, जो जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि उनके बच्चे इस समय कहाँ जाएंगे। इस समय, इस साल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की है वो ये क्वेश्चन है जिसको हमें टैकल करना है। अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो वहां एडमिट होने थे और आप पब्लिक स्कूल्स में एडमिट होने जा रहे हैं इस साल से, तो बाकी पेरेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे 25%, और इसके बाद कुछ सालों के बाद सारे स्कूल्स का स्तर अच्छा हो जाएगा। जब हम छोटे तबके के बच्चों को अपने स्कूल में लेंगे तो हमारे ओपन आर्म से उनको रिसीव करने जा रहे हैं, और इसी तरीके से उनके स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड भी ऊपर आ जाएगा जब वो 25% जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे उन स्कूलों को ज्वाइन करेंगे। ब्रेक का बाद फिर वापस लौटते हैं और जनपद में एडमिशन की उलझन बहस जारी रखेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात एडमिशन की उलझन को लेकर। सवाल इस बात का है कि क्यों नहीं एक सेंट्रल बॉडी होती है या रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है, या एक ऐसे सिस्टम में स्कूल को लाया जाता है जहां पे पॉइंट सिस्टम निर्धारित हो, जहां पे इस बात को लेकर तय हो कि प्रॉस्पेक्टस मिलेंगे एक ही जगह से मिलेंगे और ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात बार बार उठाई जा रही है। मैं बात से जाना चाहते हैं। देखिए, रिफॉर्म इस साल सब चेंज हो गए हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं सब प्राइवेट स्कूल्स, वो अपने हिसाब से पॉइंट सिस्टम रख सकते हैं। जब गवर्नमेंट उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगी तो नेचुरली स्कूल्स आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट दे फील लाइक। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि स्कूलों की गुंडागर्दी है,
कि बहुत बड़ा स्कूल है, उसने वेबसाइट पे लिख दिया है कि फी रिफंड नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पहला आपका रिजल्ट आया, मुझे वो स्कूल नहीं चाहिए, मैं पैसे जमा कराऊंगा, ठीक है, कल फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन हो जाए, सेकंड लिस्ट में फी रिफंड नहीं होगी। उसके अलावा बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और वो डीओ गाइडलाइन बोलती है दैट इज द बिगेस्ट ऑफेंस बाय स्कूल। आई कैन नेम द स्कूल्स इफ यू वांट। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर लास्ट में गांगुली सिस्टम था उसमें सिर्फ 80 पॉइंट कॉमन थे, इसका गवर्नमेंट को क्या सूझी जो उन्होंने स्कूल को इतना खुश कर दिया कि सबको लीड जाइए, मलाई खाइए, अपने पॉइंट खुद जाइए आप। वाई ऑटोनॉमस का सवाल आप उठाना चाह रहे थे जी। Why was government waiting till 31st of December to publish the guidelines? जब एडमिशन 3rd जनवरी से शुरू होने हैं तो 31 दिसंबर को गाइडलाइंस आ रही हैं, पूरा टाइम। सो देयर वाज नो टाइम लेफ्ट फॉर द पीपल टू थिंक कि क्या करें क्या ना करें। देयर वाज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी अराउंड। सो व्हाट इज बीइंग डन? बहुत सारी सिस्टम को लेकर बहुत सारी बातें की सर। मैं जगह आप बोलना चाहते हैं, मैं प्रोफेसर से जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर बताएं क्या बात है, आपको आप दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिए। प्रोफेसर बताएं क्या बात है कि एक ऐसा एक रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बन सकती, गवर्नमेंट की तरफ से बात हो या प्राइवेट स्कूल की तरफ से बात हो, एडमिशन प्रोसेस को लेकर? बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए था पहले ही। दिल्ली सरकार का ही है ये तो विषय, सारी जगह तो ये बात है नहीं क्योंकि दिल्ली सरकार की बात है। दिल्ली के स्कूलों में प्रॉब्लम है तो दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइंस है गांगुली कमेटी की थी, एक मिनट, गांगुली कमेटी की थी, उसके बाद ऑन इंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार से मजबूत इस पर गाइडलाइंस देनी चाहिए थी जिसको सब फॉलो करें। स्कूल्स को दे रखा है, दिस इज कोर्स वर्डिक्ट कि स्कूल का इंटरफेरेंस कम से कम होगा, डिस्क्रिशन स्कूल के पास कम से कम रहेगा, नाइबरहुड में मैक्सिमम पॉइंट्स जाएंगे और ये जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही है, तो सरकार ने खुद ही कहीं न कहीं वायलेशन किया है, उसको ट्रांसपेरेंसी को और ब्लर्ड किया है। आपको जैसा मैं आया बच्चों ने फिर कैसा लेकर मैम सवाल इस बात का है, जब बात ट्रांसपेरेंसी की हो रही है, अब आप एनजीओ से आती हैं, एक क्यों नहीं रेगुलराइज बॉडी होती है या सिस्टम बनाया जाता है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिस्टम टेलीकॉम में है, ट्राई है, वहां पे कभी प्रॉब्लम आती है, रिडर्सल के लिए लोग जाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि हस्तक्षेप हो, सरकार का हस्तक्षेप हो, निश्चित तौर से स्वतंत्रता के साथ सब काम करें, स्वतंत्र मन के साथ काम करें, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जो ये प्रॉब्लम है उनका रिड्रेसल कैसे हो? नहीं, अगर तो कोर्ट से या कानून से ये मिला था तब तो ये हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपील की स्कूलों में, मतलब, और स्कूलों की अपील पर गवर्नमेंट ने ये उनको छूट दी है। और अगर स्कूल स्वतंत्र है डेमोक्रेसी में, आप नियमों के अंदर भी नियमों के दायरे होते हैं, एक लिमिट तक आप बाहर करते हैं। 80 जो पॉइंट्स थे वो कॉमन थे गांगुली कमेटी में। हाँ। एक साथ सारे लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना दी। कोई बाध्यता रही होगी, मैं सरकार से पूछना होगा। आपको बाध्यता रही होगी, क्या बाध्यता थी इस बार ये पॉइंट अलग करने की? मैं पहले तो मैडम की बात का जवाब दूं। सरकार की पॉलिसी ये थी कि इस बार लॉटरी सिस्टम से दिल्ली में एडमिशन हो, तो हमने कहा है लॉटरी सिस्टम बहुत ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाएगी। और एक स्कूल में अगर 100 सीटों के लिए 4000 फॉर्म आते तो ऐसे में 4000 पेरेंट्स को बुला करके उनके सामने लॉटरी सिस्टम ठीक नहीं। तो बहुत दिन तक तो सरकार के साथ ये उलझन चलती रही। फिर हमने कहा भाई जब 3-4 साल से गांगुली कमेटी की जो सिफारिशें हैं जी, और उनके हिसाब से एडमिशन होता रहा, और मैं समझता हूं कि उससे कहीं इतनी समस्याएं रही भी नहीं। दूसरी बात यह कि पेरेंट्स की तरफ से भी या जो सो कार्ड अभिभावक महासंघ चला रहे हैं उनकी तरफ से आज तक कोई भी एडमिशन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट को नहीं दिया गया कि आप इस तरीके से एडमिशन, आप सुनिए तो अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल नहीं। आप बोलने दीजिए ना, बोले आप बाद में बोलना। हमने कहा कि सरकार की तरफ से आम लोगों की तरफ से कोई क्राइटेरिया सबमिट नहीं किया गया। अब जो सबमिट किया गया उसमें कुछ पॉइंट्स कॉमन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान देना है। एक, आपने डिस्टेंस को प्राथमिकता देनी है कि जो नेबरहुड है पहले उसको आप प्राथमिकता दें। दूसरी बात यह है कि अगर मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे दूसरे स्कूल में भागना ना पड़े, मेरे बच्चों को उसमें वरीयता मिले, तो उसमें सिबलिंग को थोड़ा सा नंबर दिया बिल्कुल छोड़ेंगे आप को मैंडेटरी नहीं बनाएंगे यहाँ पे, तो फिर सौदा ही किया गया यहाँ पे। अब देखिए, या तो इनसे कहिएगा बोलने दे, नहीं तो माइंड को बोलने नहीं दूंगा जब ये बोलेंगे। इसलिए पहले मेरी बात सुनने, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। बात कह रहे हैं, शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। आप बोले थे, जब आप बोले थे मैं चुप रहा था, आप शांत रहिएगा, आप शांत रहिएगा। जब मैं बोला था
मैं सिर्फ एक बात सर मेरी बात आप एक काम कर सकते हैं जैसा मैं काम नहीं कर सकता बताओ। एक पॉइंट आप बोलिए उसके पॉइंट का जवाब भी दे दें हो सकता है पहले नहीं सुनिए तो पहले मेरी बात 2 मिनट में सुनिए। देखिए हमने जो क्राइटेरिया रखा वो 100 पॉइंट का रखा। एक स्कूल आप हमें बताएं ईमानदारी से कि जिसने नेबरहुड नहीं रखा। एपीजे स्कूल भी ना पूरा एपीजे और सेकंड एक इन्होंने बात रखी मेरे सामने जब ये पहले मेरे साथ एक चैनल पे थे कि फर्स्ट चाइल्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, वो सभी में ऐड हो गया, सभी में हुआ। दूसरी बात हमने कहा सिबलिंग। तीसरा जो अभी आपने एक सवाल किया कि 10 साल पहले स्कूल खुला उसमें एलुमनाई कहां से हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं एक केस अभी जमुना पार में हमारे पास आया। पहले वो अपनी लैंड पे चलता था, उसको 5-6 साल पहले डीडीए की लैंड मिल गई, अब वो स्कूल वहां शिफ्ट हो गया। तो जो पुराना स्कूल चल रहा था तो क्या उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एलुमनाई में नहीं आएंगे? जो 10 साल पहले पढ़ते थे अब वो स्कूल यहाँ शिफ्ट हो गया आ गया उसे भी ब्रांच लेकिन सवाल इस बात का था कि एलुमनाई का उसकी ब्रांच ही नहीं है, उसकी तो ब्रांच ही नहीं। बताओ मैं नाम बताओ। संस्कृति स्कूल। अब संस्कृति स्कूल में एलुमनाई के नंबर कहां से हो जाएंगे? वो तो दिखा दो 30 पॉइंट है सर। अच्छा दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि इस सिस्टम में कमी है जी, आप पूरी तरह आजाद हैं, आप उस स्कूल की कंप्लेंट करें, एक्शन नहीं होता है तो सरकार को कहिएगा। आपके सामने ये पॉइंट रख रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक कितने स्कूलों में आपने एक्शन लिया? 8 स्कूलों की कंप्लेंट आई थी, हमने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से मिलकर के उनको नोटिस सर्व कराया, उन्होंने जो नोटिस आपने नहीं कराया प्लीज नोटिस सिस्टम भी सब कराया। ये सवाल है कि उन पर एक्शन अगर हुआ है तो उनसे क्या सबक लिया गया है। वक्त ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। और आज बात एडमिशन, नर्सरी एडमिशन को लेकर सवाल इस बात का है कि ब्रेक में जाने से पहले जज साहब ने कहा कि 7 स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं बहुत जल्दी में जाना चाहता हूँ जो एक्शन लिया गया उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जो ऑब्जेक्शनल पॉइंट थे वो उन स्कूलों ने वापस ले लिया और उनको आगे चेतावनी दे दी गई कि अगर आप आगे से ऐसा करेंगे तो आपके एडमिशन प्रोसेस को पूरे को खत्म कर दिया जाएगा। सरकार नए सिरे से एडमिशन प्रोसेस शुरू कराएगी। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेबरहुड पॉलिसी को लेकर जब बात आई तो पॉइंट सिस्टम को लेकर बड़े डिफरेंसेस थे, उस पॉइंट को लेकर वो लगातार बने हुए कंपल्सरी नहीं हो पाए। देखिए सरकार झुक गई है स्कूलों के आगे। सब स्कूल्स ने अपनी मनमानी के हिसाब से पॉइंट्स रख लिए हैं और जिन बच्चों को एडमिट करना चाहते थे आज वही बच्चे उनके स्कूल्स में जाएंगे। जो गांगुली कमेटी 4 साल से चल रही थी, 2007 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब थोड़े नजदीक आगे थे। जो सरकार चाहती थी कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, दैट मीन्स हर बच्चा अपने स्कूल के एरिया के पास ही जाए और कम से कम ट्रैवलिंग टाइम यूज हो। लेकिन अब कई स्कूलों ने 20 पॉइंट रखे, कईयों ने 40 पॉइंट रख लिए नेबरहुड के। और एक चीज से मैं एससी जैन जी से सहमत हूँ कि कई एरिया में स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, उसके लिए उन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि उसको किलोमीटर्स को एक्सपैंड कर दिया गया है। 2 की जगह 10 की जगह 20 किलोमीटर्स को दायरा मान दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है ताकि सब तरीके के बच्चे उनके स्कूलों में आए। लेकिन आप क्या मानती हैं कि हम जहां से शुरू हुए थे 4 साल पहले ग्राउंड जीरो पे हम फिर वहीं पे पहुंचे? वहीं पहुंच गए हैं। मतलब आपका कहना है कि जहां गांगुली कमेटी की पहले बात हुई थी हम एग्जैक्टली एडमिशन के प्रोसेस में वही है, बिल्कुल वहीं पहुंच गए हैं जहां से हम शुरू हुए थे। आपका कहना है कि एजुकेशन प्रोसेस में मैं आया हूं आपके पास वही पर है जहां पे हमने शुरुआत की थी। जनता ठीक है, गांगुली कमेटी पे कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं था। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सिस्टम को एक जगह लेके आए थे, हम फिर उसी सिस्टम में वही पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए पहुंच गए कि वो सिस्टम सबको एक्सेप्ट था और उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, इसलिए ये सिस्टम हमने फिर दोबारा से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा कोई और ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी से एडमिशन हो सके। हमारा आरटीए बोलता है कि सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया होने, रैंडम एंड जस्ट, मतलब सबके लिए बराबर, और पेरेंट्स की एजुकेशन और पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन और आपका ऑक्यूपेशन और इनकम पे कोई भी स्कूल कुछ भी पैरामीटर फिक्स नहीं करेगा। दिल्ली में 50 स्कूल हैं जिनके नाम में ले सकते हो, उनके अगेंस्ट एक्शन है प्रेसिडेंट यहाँ पे नोटिस उनको दिलवाया था। आप ठीक है एनजीओ मेंबर, आप क्यों नहीं लीगल नोटिस को भेजते? आप स्कूल भेजिए। हमने तो लीगल नोटिस का हजारों एप्लीकेशन दे दिया है, हमारे डीओटी की सेक्शन हमने बम्बार्ड कर दी है। जैन साहब आप मुस्कुरा रहे हैं और ये लगता है जैसे स्कूल मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि एक पॉइंट जिसपे बात हो चुकी फिर ये वहीं पे लाके आपको मुझे जवाब नहीं है, इनके पास यही जवाब है। देखिए बार बार उसी को विद्यालय को एक विद्यालय को एक जितना महत्व दिया जाना चाहिए
उसके दाखिले को उससे बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। अगर आप पूरे देश के आंकड़े, भारत के 24 राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं, अगर असलियत में अंदर जाके देखें तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पूरे देश के यदि आप देखें, एक लिमिट के बाद सारे बच्चे एक जैसा करते हैं। माँ बाप के मन में ये क्लासेस और मासेस के स्कूल बिठा दिए गए हैं कि इनमें जाने से ही उसका भविष्य सुधरेगा, इससे इतनी आपदाफी हो रही है। ऐसा नहीं है, ये भी एक काम होना चाहिए गवर्नमेंट का बताने के लिए। जैन साहब, आप जो बहुत पहले एक कमेंट कर रहे थे कि वहां से सरकारी स्कूल से क्लर्क ही प्रोड्यूस हो रहे थे, हालांकि मैं नहीं मानता हूं, मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट पहलू मानता हूं और इस सिस्टम में, इस सोसाइटी का बहुत बड़ा पहलू है वो। इसलिए मैं क्लर्क वाली बात पे जैन साहब के बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ। जी जवाब लो ना सर। मैं जैन साहब से जानना चाहता हूँ कि जैसा सर ने कहा कि जो सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल से ज्यादा वो कुछ बन ही नहीं सकते हैं। आज से 40-50 साल पहले से प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम हुआ करती थी, या उस समय के बाद हमारे यहाँ विद्वान उपस्थित है, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल के रूपक है या जो ये है ये इसका एक जवाब है। देखिए बहुत शॉर्ट में उसका जवाब ये है कि जो इस समय आप एक क्लास में 100-110 बच्चे हैं, एक टीचर उसको कैसे संभालेगा। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में देखिए पेरेंट्स के लिए 2 शब्द सुझाव के हैं। जो आंसर आपने खुद ही दिया है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में जो ये जाल खड़ा किया गया है कि ये सुपीरियर है, बाकी स्कूल इंफीरियर है, वो रियलिटी में कितना है उस पर आपको सोचना चाहिए। वो क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि हमारा सिस्टम बड़ा कॉम्पिटिटिव है। ये लोग सुनिए, ये होता है काम कैसे लोगों में तो आपका पॉइंट रखा मैंने, सरकार से तो आपका पॉइंट रखा मैंने, आपका पॉइंट रखा। सरकार से तो लड़ने से पैसा पैसा देती है आपका भाई, आपका पॉइंट रखा मैंने, आपका पॉइंट रखा मैंने। जी आप जैसे लोग हैं देश का बेड़ा कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं देश का बेड़ा कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के जो एस्पिरेशंस हैं उनको इतना बढ़ा दिया जाता है जो कि मिसगाइडेड होती हैं कई बार। उसको कोई ये जरूरी नहीं है कि उसी चीज से उसको ज्ञान होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज से 50 साल बाद जो CCS और ये सब आ गया है इम्तिहान न होने का, विद्यालयों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जो खाई है, जो असमानता है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और जो सवाल